इवनिंग। पिछले क्लास में हमने देखा था मनुष्य के हृदय के बारे में जाना था और उसकी संरचना के बारे में जाना था। आज हम लोग देखेंगे कि मनुष्य की क्रियाविधि क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने कुछ पहले कह लेता हूँ कि आप लोग को पहले भी बोला गया है कि रीड करने की जो विधि है, जो प्रोसेस जो होता है रीड करने का, वो लोग आप लोग उसको निभाइए, समझे। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा और कुछ चीजें समझ में आ रही है, जो चीज नहीं समझ में आ रही है, उससे क्या होगा कि आप लोग को रीड करने से आपको क्लियर समझ में आएगा और जो पहले से आप लोग जो समझे हुए हैं और उसको भी और ज्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समझना कुछ खराबी नहीं कहलाता है। ठीक, तो उसको आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करना है कि उसको समझ के क्लियर कर ले। ठीक है, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। मनुष्य की क्रियाविधि। हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त का ग्रहण करता है। हृदय क्या करता है? शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है और उसे शुद्ध करने के लिए ऑक्सीकरण के द्वारा कहाँ भेजा जाता है? फेफड़ों में भेजा जाता है तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। और क्या करता है कि फिर उसे जो शुद्ध रक्त है उसे फेफड़े द्वारा ग्रहण कर क्या किया जाता है कि विभिन्न भागों में पंप किया जाता है, मतलब उसे भेजा जाता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। जिससे क्या होता है? संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण मतलब आवागमन, मतलब आते जाते रहता है। हृदय की क्रियाविधि इसकी पेशीय भित्ति के संकुचन के द्वारा संपादित होता है। पेशीय भित्ति क्या है? उसका जो संकुचन होता है, मतलब जो सिकुड़ना होता है, उससे निर्भर करता है। हृदय के वेशमों में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता रहता है। और हृदय के वेशमों में क्या होता है? बारी बारी से संकुचन और शिथिलन रिएक्शन मतलब होते रहता है। हृदय के वेशमों का संकुचन सिस्टोल तथा शिथिलन डायस्टोल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे संकुचन और शिथिलन क्या कहलाता है उसके तौर पर देखते हैं कि हृदय के वेशमों में संकुचन क्या कहलाता है? शिथिलन, तथा शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। हृदय के सभी वेशमों में एक साथ संकुचन या शिथिलन नहीं होता है। हृदय के सभी वेशमों में क्या एक साथ संकुचन और एक साथ वेशम में सिर्फ नहीं होता, मतलब संकुचन और शिथिलन नहीं होता है, एक साथ नहीं होता है। दोनों अलिंद जिस समय संकुचन होता है उस समय दोनों निलय में शिथिलन होता है, और एक अलिंद में मतलब दोनों अलिंद में जब संकुचन होगा तब दूसरे अलिंद में क्या होगा? निलय में क्या होगा? उसका शिथिलन का होता है। तथा जिस समय दोनों निलय में संकुचन होता है उस समय दोनों अलिंद में शिथिलन होता है। जैसा कि मैंने कहा कि एक अलिंद में संकुचन हो रहा है तो दूसरे निलय में क्या होगा? शिथिलन होगा। सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय का एक धड़कन कहलाता है। सिस्टोल और डायस्टोल क्या कहता है? मिलकर क्या बनता है? एक धड़कन का निर्माण करता है, धड़कन कहलाता है। हृदय की धड़कन का तालबंद संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिक ऊतक के द्वारा होता है। जो हृदय का जो धड़कन होता है उसका जो तालबंद होता है, जो संकुचन होता है, एक विशेष प्रकार का तांत्रिक ऊतक के द्वारा होता है, जिससे क्या करते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं उसे, या SA नोड कहते हैं उसे, कैपिटल S डैश A भी नोड कहते हैं। ठीक है, यह डायअलिंद की दीवार से दबा होता है। यह क्या होता है? कहाँ स्थित रहता है? डायअलिंद के दीवार से दबा हुआ रहता है। यह एक बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पादित करता है, और यह एक बहुत मंद ही मतलब बहुत छोटा सा नग्न टाइप में वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जो हृदय पेशियों को संकुचन के लिए उत्तेजित करता है। जो हृदय पेशियों को क्या करता है? संकुचन के लिए मतलब सिकुड़ने के लिए उसे उत्तेजित करता है, उसे प्रेरित करता है। इस विधि को एक विशेष प्रकार के यंत्र के द्वारा अंकित किया जा सकता है। और इस विधि को क्या कहते हैं? एक विशेष प्रकार के यंत्र के द्वारा अंकित किया जा सकता है। इस प्रकार का यंत्र क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। इस यंत्र को हम लोग क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कह सकते हैं। इसके द्वारा अंकित किए गए रेखा चित्र को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। कार्डियोग्राम कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त दो अग्र
महाशिराओं तथा एक पश्च महाशिराओं के द्वारा दाएं अलिंद में पहुंचता है। दो अग्र महाशिराओं और एक पश्च मतलब पिछला महाशिराओं के द्वारा दाएं अलिंद में पहुंचता है, जो अशुद्ध रक्त होते हैं। फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुसफुस शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। और क्या होता है कि फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है वो फुसफुस शिराओं के द्वारा क्या कहा जाता है, बाएं अलिंद में जाता है। इसके बाद दोनों अलिंदों में संकुचन तथा साथ साथ दोनों निलय में शिथिलन होता है। और एक अलिंद में क्या होता है, दोनों अलिंद में संकुचन और साथ ही साथ क्या होता है, दोनों निलय में शिथिलन भी होता है। इसके फलस्वरूप अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से दाएं अलिंद निलय छिद्र के द्वारा दोनों नीलों में तथा शुद्ध रक्त बाएं अलिंद से बाएं अलिंद निलय छिद्र के द्वारा बाएं निलय में पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो अशुद्ध रक्त होते हैं वो दाएं अलिंद से, ध्यान से सुनिएगा कि दाएं अलिंद निलय छिद्र के द्वारा, जो दाएं अलिंद है उसमें जो दाएं अलिंद निलय छिद्र है उसके द्वारा कहा जाता है कि दाएं निलय में चल जाता है, ठीक। तथा जो शुद्ध रक्त होते हैं वो जो शुद्ध रक्त होते हैं वो बाएं अलिंद से कहा जाते हैं, बाएं अलिंद से बाएं अलिंद निलय छिद्र के द्वारा कहा जाता है बाएं निलय में चल जाते हैं, ठीक है। जब दोनों अलिंद खाली हो जाते हैं तथा दोनों निलय रक्त से भर जाते हैं, अब जब दोनों अलिंद जब खाली हो जाता है, जब निलय में चल जाता है जब सारा रक्त, तब क्या होता है देखते हैं, रक्त से भर जाते हैं, तब निलय में संकुचन तथा अलिंदों में शिथिलन होता है। तब क्या होता है कि निलय में संकुचन होता है, तब क्या होता है कि निलय में संकुचन होने लगता है और तथा अलिंदों में शिथिलन होने लगता है। इस समय दाएं अलिंद निलय छिद्र त्रिदली कपाट के द्वारा तथा बाएं अलिंद निलय छिद्र द्विदली कपाट के द्वारा बंद हो जाती है। और क्या होता है, जो छिद्र जो खुला रहता है वो किसके द्वारा बंद होती है, दाएं अलिंद निलय छिद्र किसके द्वारा बंद होती है, त्रिदली कपाट के द्वारा, ठीक है। तथा बायां अलिंद निलय छिद्र किसके द्वारा बंद होती है, द्विदली कपाट के द्वारा बंद हो जाती है, ठीक है। इसके फलस्वरूप दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फुसफुस धमनियों के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त होता है वो फुसफुस धमनियों के द्वारा कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है, ठीक है। या गैसीय आदान प्रदान के द्वारा अशुद्ध होता है। यहाँ ये जो गैसीय आदान प्रदान जो हो रहा है उसके द्वारा ही वो अशुद्ध हो जाता है। इसी समय बाएं अलिंद में पहुंचा शुद्ध रक्त महाधमनी में पहुंचता है और फिर वहां से विभिन्न धमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में संचालित होता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इसी समय क्या होता है कि बाएं अलिंद में जो पहुंचा हुआ जो शुद्ध रक्त है वो महाधमनियों में पहुंचता है, वो कहाँ जाता है, महाधमनियों में चला जाता है और फिर वहां से विभिन्न धमनियों के द्वारा, बहुत सारे धमनियों के द्वारा शरीर के सभी भागों में संचालित किया जाता है। इस प्रकार परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। और क्या होता है, रक्त क्या होता है, 2 बार गुजरता है हृदय की तरफ से। इस प्रकार एक रक्त परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। इस प्रकार रक्त परिवहन क्या कहलाता है, द्विगुण परिवहन कहलाता है। रक्त परिवहन का एक चक्र अर्थात हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है। और जो बोल रहा है कि जो हृदय में जो रक्त जाना भरना और उससे जो बाहर निकलना वो क्या कहलाता है, हृदय चक्र भी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रक्त वाहिनियां, ठीक है। आइए देखते हैं कि रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार का रक्त वाहिनियां होता है। रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर के सभी भागों में भेजने के लिए 3 प्रकार का वाहिनियां पाई जाती है। रक्त वाहिनियां जो धमनियां, रक्त कोशिकाएं तथा शिराएं कहलाती है। जो क्या कहलाती है, 3 जो वाहिनियां है, धमनियां कहलाती है, दूसरा रक्त कोशिकाएं केशिकाएं तथा तीसरा है शिराएं कहलाती है। धमनी और शिराएं रक्त कोशिकाओं के द्वारा जुड़े रहती हैं। जो धमनी और जो शिराएं हैं वो रक्त कोशिकाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहती है। अब यहाँ पे धमनी क्या होती है, आइए देखते हैं। यह शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। यह शुद्ध और जो अशुद्ध ऑक्सीजनित रक्त है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, ये धमनियों के द्वारा हृदय से शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। परंतु फुसफुस धमनी एक अपवाद है जो अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों में हृदय से
में ले जाते हैं, फेफड़ों से हृदय में ले जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो फुसफुस जो धमनी है वो एक अपवाद के तरह कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें उसे जो अशुद्ध रक्त है, जो विऑक्सीजनित जो रक्त है वो फेफड़ों से हृदय में पहुंचाया जाता है। ठीक है। धमनी की दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है। धमनी की दीवारें क्या होती है? मोटी, लचीली और कपाटहीन होती है। शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां बंटकर धमनिकाएं बनती है, जो विभिन्न अंग के अंदर कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां बंटकर क्या कहलाती है? धमनिकाएं बन जाती है, जो विभिन्न भागों के अंदर कोशिकाओं में विभक्त होता था। कहाँ वो जाकर बढ़ जाता है? कोशिकाओं में बढ़ जाता है। कोशिकाएं यह अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं। कोशिकाएं क्या है? यह अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं कहलाती है। इनकी दीवार चपटी एपिथेलियम के एक स्तर की बनी होती है। जो चपटी एपिथेलियम होती है उसका एक स्तर, मतलब एक पतला स्तर का वो बना रहता है। कोशिकाओं की दीवार जल घुले हुए भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जित पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य होती है, मतलब उसको आर पार करने के लिए वो होती है कोशिकाओं की दीवार। इसके इसी गुण के कारण इसकी दीवार से होकर जल, पचे हुए भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन रक्त से उत्तक द्रव में जाते हैं। उत्तक क्या होते हैं? द्रव में चल जाते हैं तथा उत्सर्जित पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाता है। तथा उत्सर्जित पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चल जाता है? रक्त में आ जाता है। विभिन्न केशिकाएं पुनः जुड़कर सिरिकाएं बनती है। विभिन्न केशिकाएं पुनः जुड़कर क्या होती है? बहुत सारे केशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? सिरिकाएं बनाती है। तथा विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर सिरा बनाती है। विभिन्न सिरिकाएं क्या होती है? आपस में जुड़कर क्या बनती है? सिरा बनाती है। सिराएं, अब यहाँ पे सिराएं क्या है? आइए देखते हैं। यह अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाता है। और यह क्या करता है कि ये जो अशुद्ध रक्त है और जो विऑक्सीजनित जो रक्त है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है जो रक्त में, उसको विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाता है। और बहुत सारे अंगों से होते हुए कहाँ लेके जाता है? हृदय की ओर वह ले जाता है। परंतु फुसफुस सिराएं अपवाद है, जो हृदय को ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाता है। और यहाँ पे फुसफुस सिराएं को फिर से अपवाद में कहा जा रहा है कि जो शुद्ध रक्त है, जो ऑक्सीजनित जो रक्त है, वो फेफड़ों से कहाँ ले जाता है? हृदय में ले जाता है। सिरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है। तो सिरा की दीवार जो होती है वो धमनी की अपेक्षा क्या होती है? बहुत ही पतली होती है। ठीक है। यहाँ पे हमने सिरा के बारे में पढ़ लिया, हमने सिरा के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है लसिका तंत्र। अब ये लसिका तंत्र क्या है? आइए देखते हैं कि लसिका हेडिंग है। रक्त जब कोशिकाओं में प्रवाहित होता है, जब कोशिकाओं में प्रवाहित होता है तो रक्त प्लाज्मा के कुछ भाग कोशिकाओं की दीवार से विसरण के द्वारा उत्तर की कोशिकाओं के बीच स्थित जो स्थान होता है उसमें पहुंच जाता है। क्या होता है कि जब कोशिकाओं में प्रवाहित होता है तब तो रक्त प्लाज्मा के कुछ जो भाग है, जो रक्त प्लाज्मा है उसका जो कुछ भाग है उसके कोशिका के जो दीवार है से विसरित होकर, मतलब रक्त प्लाज्मा का जो कुछ भाग है वो कोशिका दीवार से होते हुए रक्त की कोशिकाओं के साथ स्थित होता है। रक्त की कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है उसमें वो जाके पहुंच जाता है। इस विसरण के समय रक्त की श्वेत रक्त कोशिकाएं लचीला होने के कारण कोशिकाओं की दीवार को छेद कर निकले हुए जो रक्त प्लाज्मा में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस विसरण के द्वारा जो रक्त के जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वो लचीला होने के कारण क्या होता है कि कोशिकाओं की दीवार को छेद करते हुए जो रक्त प्लाज्मा का जो भाग था वो कोशिकाओं के बीच में जो स्थित था उसमें वो जाके मिल जाता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित इसी WBC मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं सहित रक्त प्लाज्मा को उत्तक द्रव या लसिका एवं लिम्फ कहते हैं। मतलब मैंने जो कहा, जो रक्त प्लाज्मा कोशिका के बीच जो स्थान है उसमें जो जाकर स्थित हो जाता है और उसके बाद उसके पुनः क्या होता है कि जब व्हाइट ब्लड सेल होता है, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है वो कोशिका की दीवारों को छेद करते वो रक्त प्लाज्मा में आके मिल जाता है और उसी रक्त प्लाज्मा में जो WBC जो उपस्थित रहता है वो क्या कहलाता है? उत्तक द्रव कहलाता है या लसिका अथवा क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। इसी को ही लिम्फ कहते हैं। अतः लसिका में श्वेत रक्त कोशिकाओं को
कोशिकाएं तो पाई जाती है, अतः लसिका में क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, परंतु रक्त की तरह लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। परंतु रक्त की तरह क्या होता है, वो रक्त तो है लेकिन लाल रक्त कोशिकाएं उसमें नहीं पाया जाता है, सिर्फ श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। इसलिए लसिका रंगहीन या कुछ पीला होता है। इसलिए लसिका क्या होता है, रंगहीन और पीला हो जाता है। किसके कारण, श्वेत रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति होने के कारण और लाल रक्त न उपस्थिति होने के कारण। लसिका से ऑक्सीजन पहुंचे हुए भोजन तथा हार्मोन हमेशा उत्तक की कोशिकाओं में विस्तृत होते रहते हैं। और क्या होता है कि लसिका से ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन, हार्मोन हमेशा उत्तक की कोशिकाओं में क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है, मतलब विस्तृत होते रहता है, इसमें से उसमें जाते रहता है। और उत्तक की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उत्सर्जी पदार्थ लसिका में विस्तृत हो जाते हैं। और क्या होता है कि उत्तक से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा उत्सर्जित पदार्थ लसिका में चले जाते हैं। ठीक है, लसिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। लसिका में क्या होता है कि रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लसिका वाहिनियां क्या होती है। लसिका वाहिनियां, आइए देखते हैं कि विभिन्न अंग से लिम्फ लसिका कोशिकाओं में जमा होते रहते हैं। विभिन्न अंग से क्या होता है कि लिम्फ, जो लसिका कोशिकाएं होते हैं, लसिका कोशिकाओं में जमा होते रहते हैं। यही लसिका कोशिकाएं आपस में मिलकर लसिका वाहिनियां बनाती है। और जो यही लसिका कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है, लसिका वाहिनियां बनाती है। इन वाहिनियों में जगह जगह कपाट होते हैं। इन वाहिनियों में जगह जगह कपाट होते हैं, जिसके कारण लसिका का प्रभाव इन वाहिनियों में हमेशा एक पथीय होता है। मतलब इस वाहिनी में क्या होता है, एक पथीय के तौर पर, एक सीधी पथ के तौर पर प्रभाव होता है। अर्थात लसिका सदा हृदय की ओर ही प्रवाहित होता है। अर्थात लसिका क्या होता है कि सिर्फ हृदय की ओर ही प्रवाहित होता है। हृदय से आगे की ओर नहीं, हृदय से आगे की ओर वो नहीं बढ़ता, सिर्फ हृदय की ओर ही प्रवाहित होता है। लसिका वाहिनियां जगह जगह फूलकर छोटी छोटी गांठें बनाती है। लसिका वाहिनियां क्या होती है, जगह जगह वो जो उनका जो पथ होता है, वो जगह जगह अपने पथ में गांठें बना लेती है, जिन्हें लसिका गांठें कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, हम लसिका गांठें कहते हैं। लसिका गांठें माला में गुथी हुई मोती की तरह प्रतीत होती है। लसिका गांठें क्या होती है कि माला में जो गुथी हुई जो मोती होती है, उससे उसकी जैसी प्रतीत होती है, उसकी जैसी दिखाई देती है। लसिका गांठों में लिम्फोसाइटम तथा कुछ एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। कुछ क्या होता है कि लिम्फोसाइटम तथा कुछ एंटीबॉडीज का निर्माण होता है लसिका गांठों में। ठीक है, यहाँ पे जो 3.10 में जो छोटा छोटा पॉइंट के तौर पर जो सर्कल जो दिखा रहा, जो सीधे रेखाओं में, वो ही लसिका गांठें हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं रक्तचाप। अब रक्तचाप क्या होता है, हम जानते हैं कि हृदय एक केंद्रीय पंप अंग की तरह कार्य करता है। हृदय क्या करता है, हृदय केंद्रीय पंप अंग की तरह ही कार्य करता है। इसका काम रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। क्या करता है हृदय की, रक्त का वो दबाव बनाकर पूरे शरीर में वो परिसंचरण कराता है। चूंकि हृदय को धमनिकाओं, कोशिकाओं, फिर सिरिकाएं तथा सिराओं में रक्त संचार करना होता है। चूंकि हृदय को कहाँ धमनिकाओं, कोशिकाओं, फिर सिरिकाओं तथा सिराओं में रक्त संचार करना होता है। अतः यह रक्त पर दबाव डालता है। यह क्या करता है कि रक्त पर दबाव डालता है। यह दबाव हृदय के वेशमों के संकुचन तथा शिथिलन के कारण होता है। यह दबाव किसके द्वारा होता है कि हृदय में जो संकुचन होता है, वेशमों में जो संकुचन होता है तथा शिथिलन होता है, उसके कारण यह दबाव उत्पन्न होता है। शिराओं की अपेक्षा धमनियों के रक्त पर यह दबाव ज्यादा होता है। शिराओं की अपेक्षा क्या होता है, यह धमनियों में ही रक्त पर यह दबाव ज्यादा होता है। ठीक है, कहाँ, धमनियों में। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शिराओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। जो रक्त प्रवाह का जो दाब होता है जो महाधमनियों में, वो क्या कहलाती है, रक्तचाप ही कहलाती है। रक्त पर दबाव निलयों के संकुचन के द्वारा होता है। निलयों के क्या होता है, संकुचन के द्वारा होता है। यह दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। यह दबाव क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर पारे
स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। यह किसके बराबर होता है? सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीलीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न जो दाब होता है उसके बराबर होता है। इसी तरह नीले के शीतलन या प्रसारण से भी दबाव उत्पन्न होता है। यहाँ पे क्या होता है कि नीले के शीतलन और प्रसारण से भी दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इस दबाव को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नीले के शीतलन अर्थात डायस्टोलिक प्रेशर के समय रक्त अलिंद से नीले में प्रवेश करता है। अब यहाँ पे क्या होता है? नीले के शीतलन अर्थात डायस्टोलिक उत्पन्न होने के कारण प्रेशर दबाव पड़ने के कारण क्या होता है कि रक्त अलिंद से नीले में प्रवेश करता है। डायस्टोलिक प्रेशर 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। डायस्टोलिक क्या होता है कि 80 मिलीमीटर पारे का स्तंभ के द्वारा जो उत्पन्न दाब होता है उसके बराबर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर 120 से 80 होता है। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है सामान्य मनुष्य में? 120। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80 मिलीमीटर का होता है। यही रक्तचाप कहलाता है। यही क्या होता है? रक्तचाप कहलाता है। विभिन्न व्यक्तियों में रक्तचाप उम्र, लिंग, अनुवांशिकता, शारीरिक एवं मानसिकता स्थिति तथा अन्य कई कारणों से अलग अलग होते हैं। और बहुत सारे लोगों में बहुत ही अलग अलग कारणों की वजह से उनकी अलग अलग रक्तचाप होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण द्वारा की जाती है। रक्तचाप की माप क्या होता है? एक विशेष उपकरण के द्वारा किया जाता है। यह उपकरण सिस्मोमेनोमीटर कहलाता है। यह क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? यह उपकरण मैनोमीटर कहलाता है। सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। सामान्य से अधिक जब रक्तचाप सामान्य मनुष्य में क्या मैंने कहा था कि 120 क्या सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर 80, 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर का होता है। अब जब उससे जब अधिक होगा तब क्या होता है? सामान्य से अधिक रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन किसी रोग, मानसिक चिंता, उत्सुक आदि से संबंध हो सकता है। क्या होता है कि हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन की रोग, मानसिकता, चिंता और उत्सुकता आदि के संदर्भ में होता है, हो सकता है। ठीक है, हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी रक्त वाहिनियां फट जाती है। हाइपरटेंशन की अवस्था में क्या होता है कि कभी कभी रक्त वाहिनियां क्या होता है कि फट जाता है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। जिससे क्या होता है? आंतरिक रक्तस्राव मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में रक्तस्राव होने लगता है। इसके कारण कभी कभी हृदय घात भी हो सकता है। हृदय स्ट्रोक मतलब हार्ट अटैक भी आ सकता है इसके साथ साथ कभी कभी। हाइपरटेंशन के कारण जब मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं फट जाती है तब जब हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है कि मानसिक की जो रक्त कोशिकाएं जब फट जाती है तब मानसिक को रक्त और उसके साथ ऑक्सीजन तथा पोषण उचित मात्रा में नहीं मिल पाता। पोषण क्या होता है कि जब वो रक्तचाप फट जाता है तो उसके साथ साथ रक्त में उचित मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण उचित मात्रा में उनको नहीं मिल पाता है। इससे मानसिक सामान्य रूप से काम करना बंद कर देती है। इससे क्या होता है कि मानसिक काम करना बहुत ही कम कर देता और बहुत ही कम ही मानसिकता काम करती है। ठीक है, ऐसा कि हम लोग देखते हैं कि रक्तचाप जैसा हमने समझा, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था। हमने लेसन क्लियर कर चुका है। आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। और आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि परिवहन लेसन 3 चैप्टर 3 परिवहन, इसको आप लोग दोबारा पढ़िएगा। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छी चीजों के बारे में बताया है, पादपों के बारे में, मनुष्य के बारे में। ये बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं और अच्छे शब्दों में लिखा गया। आपको क्लियर समझ में आएगा। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर ना समझ में आया तो वीडियो देख लिया कीजिए और उसके बाद फिर दोबारा पढ़िएगा। ठीक है, जहां आप लोगों को ना समझ में आए वीडियो खोलिए, वीडियो देखिए। अगर आप समझ गए ठीक, नहीं समझे तो फिर उसको देखिए और जब फिर भी ना समझ में आए तो उसको एक बार फिर से क्लियर आप लोग समझिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। और अगर फिर भी आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो उस चीज को आप लोग को सर को मैसेज के थ्रू उसको आप भेज सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। मैं आपको उस चीज को क्लियर कर दूंगा।
ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रश्नानुसार जो जितने बताए गए हैं, इसको आप लोग क्लियर इसको बनाइएगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, जितने शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो तो कंपलसरी है कि वो चीज तो बन जाएगा, और जितने लॉन्ग टाइप है वो लॉन्ग टाइप भी बन सकते हैं और आप लोग बना भी सकते हैं। अपने पे विश्वास रखिएगा और आप लोग बना सकते हैं, और इसको आप लोग दोबारा से स्टार्टिंग से पढ़िएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग इसको स्टार्टिंग से पढ़िएगा और लेसन को क्लियर बना के रखिएगा। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन ना समझ में आया उसको आप लोग पिक्चर के द्वारा आप सबको भेज सकते हैं, उस चीज को मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। और अभी के समय जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही घातक महसूस हो रहा आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ घर में ही रहना है, ठीक। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि घर पे ही रहे, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि सभी काम करने के बाद अपने घर में रह रहे आप लोग, तो काम तो होता ही होगा। सभी काम करने के बाद, सभी के बात सुनने के बाद आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि अभी का जो समय है आप लोग को जो सुविधा दिया जा रहा है, आप लोग को बुक उपलब्ध कराया गया है और पढ़ाई भी किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, तो इससे आप लोग को क्या करना है कि सिर्फ लाभ प्राप्त करना है, ठीक। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और इस चीज को सारे लेसन टू लेसन क्लियर करें। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोग को लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप लोग को क्या करना होगा, फिर स्टार्टिंग से फिर आप लोग पढ़िएगा। अगर जो व्यक्ति नहीं पढ़े हैं तो उन लोग को क्या करना होगा, फिर स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। और जो अभी तक कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं उन लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो लोग को दोबारा भी पढ़ाया जाए तो उन लोग के लिए फायदा ही कहलाएगा, क्योंकि वो लोग पहले से पढ़ चुके हैं और दोबारा पढ़ेंगे तो उनके लिए ज्यादा सुविधा कहलाएगा और ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो और एक साथ सब चीज नहीं होता। अगर मान लीजिए अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में एक साथ सब चीज क्लियर कर लेंगे, तो वो चीज नहीं होता। धीरे धीरे ही सब चीज क्लियर होता है, एक साथ ही सब चीज बोझ आप लोग नहीं ले सकते हैं, समझे। इसीलिए आप लोग को बोला जा रहा है कि धीरे धीरे टॉपिक वाइज क्लियर करते जाइए, ठीक है। थैंक यू।